पद्मावत, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी इन इंडियन सिनेमा। एक डायरेक्टर को हाथ लगाने से लेकर जान की धमकियां देने, सेट जलाने, दंगा करने, यहाँ तक कि मूवी को बैन करने के लिए भारत बंद तक भी ये मुद्दा पहुंच चुका था भाई। तो समझ सकते हो ये कितनी बड़ी लेवल की कंट्रोवर्सी थी। मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी आज तक इंडियन सिनेमा में ना तो कभी हुआ था और ना ही शायद होने वाला है। वैसे अभी हम इसके ऊपर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा पद्मावत मूवी अभी री रिलीज होने वाली है और हमें पता है हमारे यहाँ तो ये मूवी लगेगा नहीं, इसीलिए ओटीटी पे हमने इसे फिर से देख लिया और सोचा कि भाई अगर उस टाइम संजय लीला भंसाली पीछे हट जाते तो ऐसा एक अच्छा खासा मूवी हमें देखने नहीं मिलता। अब शायद नए फिल्मी भाइयों को ये पता ना हो, लेकिन इस मूवी का अनाउंसमेंट से लेकर इसका रिलीज तक मेकर्स ने जितना मुश्किलों का सामना किया है ना भाई, उसके ऊपर आरआरआर बिहाइंड एंड बियॉन्ड जैसे अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बन सकता है। पर ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा नहीं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम ही अपने फिल्मी भाइयों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दे ताकि आपको भी इसके पीछे की सच्चाई के बारे में पता चल सके। और इसीलिए इसके ऊपर हमने आपके लिए ये वीडियो बना लिया जिसमें कि इतिहास से लेकर मूवी रिलीज तक क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ट्रस्ट मी गाइस इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप इस अनदेखी विवाद की पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार हो तो चलो भाई जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करती है। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। ठीक है तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन ने 1303 में हमला किया था, यानी कि ये लड़ाई प्राचीन और आधुनिक के बीच मध्य काल में हुआ था। अब आधुनिक काल का तो आप सब जानते हो, लेकिन प्राचीन काल में जब भी कोई लड़ाइयाँ होती थी तो वो लड़ाई सेनाओं के बीच ही होती थी। एक राजा दूसरे राजा को हरा दिया तो वो उसका कुछ इलाका छीन लेता था या उनका कुछ धन लूट लेता था और कई बार वापस भी चला जाता था, लेकिन जाने से पहले ये कहकर कि अब से तू हमारा हर बात मानेगा और हमें टैक्स भी देगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना करते थे और अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के बाद वो वहां से वापस चले जाते थे। तो उस समय की एक अच्छी बात ये था कि यदि लड़ाई में कोई राजा हार जाता था तो उसका प्रजा को जीतने वाला राजा ज्यादा तंग नहीं करता था और ना ही महिलाओं और बच्चों के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव। लेकिन मध्यकाल की लड़ाई में थोड़ा सा अंतर आ गया। मध्यकाल में अगर कोई लड़ाई जीतता था, खास करके खिलजी या मुगल जैसे शासक, तो भाई वो महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी उठा लेते थे। फिर उनके साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, गुलाम बना लेना, बाहर जाकर बेच देना, ऐसे बहुत से कुकर्म करते थे। इतने में भी मन नहीं भरा तो आम जनता को धर्म बदलने में मजबूर करना, भारी टैक्स वसूलना हदें पार कर देते थे भाई। इसीलिए उस समय सबसे पहले सुरक्षा के लिए एक किला काम आता था। अब अगर दुश्मन छोटा हो और उसका सेना कम हो तो राजा खुद आकर उन्हें युद्ध करके हरा देगा। लेकिन आप ही सोचो, कोई अगर अटैक करने आएगा तो वो अपना दुश्मन से ज्यादा ही फौज लेकर आएगा ना। किले में अगर 10,000 सेना हो तो वो 1,000 सेना लेकर तो आएगा नहीं, आएगा तो बड़ा फौज लेकर 10,000 के सामने 50,000 या 1,00,000 सेना लेके आएगा, तब जाके उसका जीतने का कोई चांस बनेगा। तो ऐसा ही हिसाब किताब था कि अगर दुश्मन बड़ा सेना लेके आए और बाहर आकर युद्ध करके अगर उनसे जीतना मुश्किल है तो किले का राजा उसका सेना के साथ उसका प्रजा को भी लेकर अंदर बैठ जाते थे, क्योंकि अगर प्रजा बाहर रहते तो दुश्मन उन्हें परेशान करना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए बड़ा युद्ध होने का संकेत मिलते ही सब किले के अंदर जाकर किला बंद। फिर दुश्मन आता था और देखता था कि सब अंदर है, उनका सेना किला के दीवारों पर मौजूद है, तो वो क्या करेगा? फिर चाहे कितना भी दिमाग का वो घोड़ा दौड़ा ले, बाहर इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि दीवार तोड़कर भी तो वो अंदर जा नहीं सकते। किलों की दीवारें इतनी बड़ी और मजबूत था कि उन्हें तोड़कर अंदर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे यार, बारूद और तोपों के साथ भी अकबर ये कर नहीं पाया था, तो उसके 250 साल पहले कोई ये कैसे कर पाता? इसलिए लास्ट ऑप्शन बचता है बाहर वेट करना। लेकिन कितने टाइम तक? अंदर इनके पास 6-7 महीने का अनाज पड़ा है, पानी के लिए बड़ी बड़ी तालाब पड़ा है, तो जिंदा रहने के लिए उन्हें और क्या चाहिए? लेकिन बाहर जो दुश्मन खड़ा होगा उसे भी तो खाना पानी चाहिए ना भाई। वो कितना दिन बाहर इंतजार करेगा? उनका भी तो अनाज खत्म होते जाएगा, बड़ा सेना है, ऊपर से तपती धूप, बारिश या शीत जो भी मौसम हो। इसीलिए वो 1 महीना देखते थे, 2 महीना देखते थे, या ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने के बाद खाना पानी, भूख या मौसम की वजह से वो वापस चले जाते थे। पर अगर दुश्मन ये लेवल भी पार कर ले तो तब राजपूत परंपरा में साका और जोहर करते थे। वैसे इतिहास के मुताबिक ये स्थिति आने तक तो कोई भी इतना टाइम टिक नहीं सकते थे, लेकिन जब अलाउद्दीन अटैक किया तो पहली बार भाई वो इस सिचुएशन तक पहुंच गया था। जब वो चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया तो वो भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ना दीवार तोड़ पाया और ना ही अंदर घुसने की कोशिश करके सफल हो पाया। पर उसने अपना एक रणनीति अपनाया जिसके वजह से वो चित्तौड़गढ़ को जीत पाया। पहले तो वो वहां से हिलने का नाम नहीं लिया, फिर किले के अंदर जाने वाले सुरंग सब बंद कर दिया ताकि जब अंदर का खाना पानी खत्म हो जाए तो बाहर से सप्लाई का कनेक्शन टूट जाए। और फिर बाहर बैठे 8 महीने तक इंतजार करता रहा, ये नहीं भागा। तो अब जिसकी चिंता बाहर के दुश्मन को करना चाहिए था वो अब रतन सिंह को करना पड़ा, क्योंकि अंदर खाना पानी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। अगर जल्दी
यदि कुछ न किया जाता तो ये वैसे ही भूख से मर जाते। तो अब क्या किया जाता? एक तो भूखे प्यासे मरना या दूसरा सरेंडर करना। पर सरेंडर तो ये करेंगे नहीं क्योंकि अपमानजनक हार राजपूत योद्धाओं को मंजूर नहीं, वो भी खिलजियों से तो भाई बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या तरीका बचता है? लड़ाई। लड़ाई में तो मारे जाएंगे। 10,000 सेना 1 लाख के सामने जाएंगे तो किसी भी तरीके से लड़ लो फिर भी मारे जाओगे। तो ठीक ऐसे ही सिचुएशन में राजपूत वो साका और जौहर को अंजाम देती है। जब वो तय कर लेते हैं कि मरेंगे तो मरेंगे लेकिन सरेंडर तो हम नहीं करेंगे और आज अपना दुश्मन को दिखा देंगे कि हम यदि 10,000 मर रहे हैं तो उनका भी 10, 20, 30, 40,000 जितना हो सके उतना को मार के मरेंगे ताकि उस लड़ाई में दुश्मन का भी भारी नुकसान हो। मतलब ऐसी जो लड़ाइयाँ होती है जिसमें सामने वाले का जीतना और अपना हारना पक्का होता है, जिस लड़ाई से जिंदा वो लौट नहीं पाएंगे, मरना पक्का होता है, फिर भी वो लड़ाई करने जाते हैं, उसे साका बोलते हैं। मतलब जिस लड़ाई को वो जीतने के लिए नहीं बल्कि वीर गति प्राप्त करने के लिए और दुश्मन को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के लिए वो अपना अंतिम लड़ाई लड़ते हैं, उसे साका कहा जाता है। और साका को राजपूतों के स्वाभिमान, सम्मान और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, अगर साका करके सारे योद्धा मारे जाएंगे तो फिर तो पीछे इनका परिवार रह जाएगा। अब वो जीतने वाले दुश्मन उनका परिवार का क्या करेंगे? हम चर्चा कर रहे थे ना, ये मध्यकाल का लड़ाई था। वो रहम नहीं खाएंगे, महिलाओं से लेकर बच्चों तक सबको उठा ले जाएंगे, फिर दिल्ली ले जाकर बेच देंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, नौकरानी बना देंगे, किसी भी आदमी के साथ भेज देंगे। मतलब बुरा से बुरा जितना हो सके आप सोच सकते हो। इसीलिए तब सब महिलाएं जौहर करती थी। उनका मानना था कि कोई दूसरा आदमी हमारे शरीर को हाथ लगाए उससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है, और अपने आन बान शान की रक्षा करने के लिए आग लगाकर उसमें कूद जाती थी, जिसे कि जौहर कहा जाता था। और जौहर का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को दुश्मन के हाथों से अपमानित होने से बचाना था। ऐसा सिचुएशन चित्तौड़गढ़ में पहले कभी आया नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन आने के बाद भाई चित्तौड़गढ़ किले में ये स्थिति भी आ गई थी। और जब वो 8 महीने बाहर इंतजार करने के बाद भी हार नहीं माना तो राजपूत योद्धा और साहसी महिलाएं भी साका और जौहर करके दुनिया को दिखा दिए थे कि वो कभी हार नहीं मानती, और दुश्मन जीतने के बाद भी वो उन्हें उस जीत का एहसास होने नहीं देते। मतलब समझ सकते हो तब ये कितना बड़ा घटना था। हजारों राजपूत योद्धा का साका करना, 1600 महिलाओं का जौहर करना। और बोला जाता है जब अलाउद्दीन जीतने के बाद किले में आया और उसे किले के अंदर कोई नहीं मिला तो उसने किले के अंदर शरण लेने वाले 30,000 के आसपास रतन सिंह की प्रजा को भी मार दिया था। इसीलिए अलाउद्दीन को एक बहुत क्रूर शासक माना जाता है और राजपूत के योद्धाओं और महिलाओं के अदम्य साहस के लिए उन्हें याद किया जाता है। इतिहास में भी राजपूतों के बारे में गर्व से लिखा गया है। लेकिन फिर भी चित्तौड़गढ़ की ये लड़ाई इतना चर्चित नहीं थी। इसका चर्चा तो और ज्यादा तब हुआ जब 1540 या उस लड़ाई के 237 साल बाद मलिक मोहम्मद जैसी नाम के एक प्रसिद्ध कवि ने पद्मावत नाम से एक कविता लिखी, और वो उसमें सिर्फ अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ पर हमला के बारे में ही नहीं बल्कि रानी पद्मिनी या पद्मावती के बारे में भी लिखे कि कैसे सिर्फ पद्मावती के लिए ही अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। फिर उन्हें मिरर में देखा, रावल रतन सिंह को किडनैप किया और बाकी सभी जो आप इस मूवी के अंदर देख चुके हो। अब हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि इतिहास में लिखित है इसलिए चित्तौड़गढ़ पर हमला, रावल रतन सिंह के साका और 1600 महिलाओं का जौहर भी 100% सही है। लेकिन पद्मावती के बारे में कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मिलता, इसीलिए वो एक लोक कथा भी हो सकता है। और अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ पर हमला पद्मावती के लिए नहीं, उस किला के लिए किया था, क्योंकि तब चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का राजधानी था और अलाउद्दीन इसके जरिए राजपूतों पर कंट्रोल पाना चाहता था, या कहीं राजनीति के लिए उसने वो अटैक किया था, ऐसा बोला जाता है। अब इसमें से कौन सी बात माने और कौन सी नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इसके बारे में भी मूवी के अंदर डिटेलिंग देखने मिल जाता है, तो आगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए देखा जाए तो वो जो भी हो, मलिक मोहम्मद जैसी के वो कविता के बाद चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन के वो अटैक और पद्मावती के जौहर इतना फेमस हो गया कि भाई तब से लेकर आज तक पता नहीं इसके ऊपर कितना मूवी, सीरीज और ओपेरा बनाया गया, साउथ से लेकर नॉर्थ सारा इंडस्ट्री में। तो हमारा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली कैसे पीछे रहते यार। रामलीला और बाजीराव मस्तानी बनाने के बाद वो पद्मावती बनाने की सोची। असल में वो इसके बारे में पहले ही सोच लिए थे, लेकिन इन दोनों मूवी को रिलीज करने के बाद वो इसे भी अनाउंस कर दिए और फिर स्टार्ट हुआ भाई कंट्रोवर्सी का चैप्टर। अब संजय लीला भंसाली भाई ये डायरेक्टर तो अच्छे है, लेकिन उनका पुराना फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी का फायदा उठाते हुए उन्होंने कुछ ऐसा भी कर दिए थे जिसकी वजह से कुछ लोगों को इनका काम पसंद नहीं था। अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, नहीं तो देवदास और सावरिया के टाइम से ही इनके साथ ये होता आ रहा है। अब अगर हम इनके लास्ट 2 बनाया हुआ मूवी को देखें तो इनका लास्ट मूवी बाजीराव मस्तानी, इतिहासकारों का कहना है बाजीराव को एक महान योद्धा और हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में देखा जाता है, लेकिन मूवी में संजय लीला भंसाली बाजीराव को उस तरह दिखाने के बजाय एक लवर बॉय की तरह दिखाए, या कहीं उन्हें एक वीर योद्धा की तरह दिखाने के जगह उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह पेश किए और उनके लव स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस किए, न कि उनका युद्ध के ऊपर। फिर मस्तानी, हाँ मतलब शास्त्रीय संगीत के साथ नृत्य कला में भी ये कहीं कम नहीं थी, लेकिन सबसे पहले मस्तानी एक कुशल योद्धा के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या सैन्य की रणनीति ये उन सब में माहिर थी। लेकिन इस मूवी में मस्तानी को एक योद्धा की तरह नहीं, एक
रोमांटिक हीरोइन की तरह पेश किया गया। और काशीबाई को लेकर भी इतिहासकारों का कहना है कि काशीबाई और मस्तानी ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, लेकिन इस मूवी में उन दोनों को एक साथ पिंगा में डांस करते हुए दिखाया। अब लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे है, पर आप समझ रहे हो ना, यहाँ मराठा समुदाय कहना चाहते हैं कि इतिहास में जैसे है संजय लीला भंसाली उन सारे कैरेक्टर को वैसे दिखा नहीं रहे, एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है। इससे पहले भी जब रामलीला मूवी आया था तो पहले टाइटल को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ कि मूवी का टाइटल ऐसे रखे हो और मूवी में अश्लीलता दिखा रहे हो, तो उसका टाइटल बदलकर गोलियों की रासलीला रामलीला कर दिया गया। फिर राजपूत भी इसे लेकर बोल रहे थे कि उनका रेफरेंस देकर उन्हें इसमें गलत तरीके से पेश किया गया है। तो आगे की आप समझ सकते हो, जब जब संजय लीला भंसाली ऐसे हिस्ट्री या किसी कम्युनिटी को लेकर मूवी बनाती है तो ऑडियंस की एंटरटेनमेंट के लिए उसमें कुछ चीजें बदल भी देती है या उसमें थोड़ा माल मसाला डालकर पेश करती है। ये पहले से हर किसी को पता था। तो वो जब पद्मावती को अनाउंस किए तो राजपूत कैसे चुप बैठते, क्योंकि ये उन्हीं का पूर्वजों की कहानी था। और राजपूतों का शायद आपको पता होगा, वो अपना कर्म या कहे धर्म, मान, मर्यादा, कुल और वंश की रक्षा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। ये उनके स्वाभिमान और व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो जब भी इसके ऊपर आंच आती है तो ये चुप नहीं बैठते। और ये पद्मावती मूवी को जब अनाउंस किया गया तो उस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ। तब ऐसा सुनने मिल रहा था कि इस मूवी के अंदर एक ड्रीम सीक्वेंस होगा जिसमें अलाउद्दीन और रानी पद्मावती को एक साथ दिखाया जाएगा। और संजय लीला भंसाली के रिकॉर्ड के बारे में तो हम पहले से चर्चा कर चुके हैं कि मूवी बनाते टाइम वो ऑडियंस की एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी थोड़ा इधर उधर कर देती है, जो बात की पद्मावती के केस में राजपूतों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसीलिए यहाँ से एक गलत फहमी की वजह से स्टार्ट हो गया था ये पद्मावती मूवी का कंट्रोवर्सी। अनाउंसमेंट के बाद जब राजस्थान के जयगढ़ में इस मूवी का शूटिंग हो रहा था तो करनी सेना जाकर इसका शूटिंग रोक दिए थे। फिर सेट वगैरह भी तोड़ने लग गए और एक भाई साहब ने तो भाई संजय लीला भंसाली को हाथ भी लगा दिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत था। इसके बाद जब पद्मावत के मेकर्स जयगढ़ छोड़कर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सेट बनाए और शूटिंग करने ही वाले थे कि पता नहीं कहां से 40 से 50 अनजान लोग आकर वहां का सेट जला दिए, जिसमें कि पूरा का पूरा सेट जलने के बाद फिल्म में यूज होने वाली सारा कॉस्ट्यूम भी जल गया और वार सीक्वेंस के लिए लाया गया बहुत सारे घोड़ों को भी चोट लगा, जिसके बाद के बहुत से लोगों ने इस अटैक की निंदा की और फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत से लोग आकर इन्हें सपोर्ट की। संजय लीला भंसाली भी उस ड्रीम सीक्वेंस को लेकर क्लियर कर दिए कि भाई उनका मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक अफवाह है और ये फिल्म किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया जा रहा। तो फिर मामला धीरे धीरे थोड़ा शांत हुआ और शूटिंग के टाइम पर सेट पर पुलिस के सपोर्ट के साथ जल्दी और बिना किसी बाधा के शूटिंग पूरा हो गया। अच्छा चलो, कुछ तो अच्छा हुआ सोच रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, वो बोलते हैं ना, तूफान से पहले का सन्नाटा वो शांति नहीं होता बल्कि आने वाला खौफ का पैगाम होता है। हाँ, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही था। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जब पद्मावती का ट्रेलर रिलीज किया गया तो भाई फिर से मामला पहले के जैसे गर्म हो गया, बल्कि अभी तो उससे भी 10 लेवल ऊपर चला गया। वो लोग बोलने लगे कि इसमें राजपूतों को ठीक से पेश नहीं किया गया और अलाउद्दीन खिलजी को ग्लोरीफाई किया गया है। और देखोगे तो सच में ट्रेलर में राजपूत सेना के ज्यादा सीन नहीं है, सिर्फ खिलजी के सेना ही दिख रहे हैं और अलाउद्दीन का खौफ भी ट्रेलर पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेलर था भाई, पर फिर भी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें कुछ खास लोगों को बुला के ये फिल्में दिखाई गई ताकि वो लोगों को समझा सके कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। और मूवी देखने के बाद रजत शर्मा ये समझाने की कोशिश करते भी है। फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं है जहां अलाउद्दीन खिलजी को ग्लोरीफाई किया गया। पर लोग कहां सुनने वाले थे। ऊपर से ठीक तभी ट्रेलर के बाद मेकर्स घूमर सॉन्ग डाल दिए तो ये लोग और भी भड़क गए, क्योंकि उस समय की परंपराओं के अनुसार राजघराने की महिलाओं का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना, विशेष रूप से नृत्य जैसे कार्यों में भाग लेना उनके पद और प्रतिष्ठा के खिलाफ माना जाता था। या कहीं रानी पद्मिनी को उनके गरिमा और रानी के पद की वजह से नृत्य जैसे सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। पर इसमें तो ये लोग रानी सा को भरी सभा में नाचते हुए दिखा दिए और वो भी कैमरे में उनका कमर दिखाते हुए, तो वो लोग तो भड़केंगे ही। पर भाई ये भी आधा अधूरा सच है। मूवी के अंदर देखोगे तो पद्मावती नाचते वक्त वहाँ कोई भी दूसरा मर्द नहीं है, सिर्फ रावल रतन सिंह को छोड़ के। मेकर्स ने तो इसके ऊपर अलग से एक डायलॉग भी रखे थे। जब बादल बोलता है कि घूमर के टाइम ढोल हम बजाएंगे तो उनका माताजी बोलते हैं ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमर ए बखत रानी वास में हुकुम रे सिवा कोई मर्द आ भी नहीं सकता। बाकी रहा वो कमर दिखाने वाली बात, तो हाँ पहले जब घूमर सॉन्ग डाला गया था तो उसमें रानी पद्मिनी की कमर दिख रहा था, लेकिन मूवी में देखोगे तो वो VFX में पद्मावती की कमर को कवर कर लिए थे। हाँ भाई, पूरा सॉन्ग में आप देख लो कहीं भी नहीं दिखेगा। ये ओल्ड वर्जन का है। मतलब देखा जाए तो घूमर सॉन्ग में भी मेकर्स का कोई गलती नहीं था, लेकिन लोग मानने को तैयार कहाँ थे। इसीलिए संजय लीला भंसाली जो पहले भी इस बात को क्लियर कर चुके थे, अब सीधा एक वीडियो बना के भी इसे क्लियर किए कि उनका मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है जो किसी को भी तकलीफ दे।
पर फिर भी मामला थोड़ा भी शांत नहीं हुआ। उल्टा ऐसे करते करते धीरे धीरे ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन कोर्ट ने भी बता दिया कि भाई अगर कुछ गलत होगा तो सीवीएफसी है ना, अब चिंता मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन ये शांत कैसे होते यार, इन्हें तो सीवीएफसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो इसे एक लेवल और ऊपर ले गए। बोले कि हम ऐसे ही चुप बैठे तो ये सीवीएफसी वालों को भी पटा के फिल्म को रिलीज कर देंगे और हमारा इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके गलत तरीके से उसे पेश करेंगे। तो वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक्ट्रेस और डायरेक्टर के ऊपर अटैक करने को बोले। कोई बोला जो दीपिका की नाक काट देगा वो उसे 1 करोड़ देगा, कोई बोला जो दीपिका की सर काट देगा उसे 5 करोड़ मिलेगा, और कोई बोला जो दीपिका के साथ संजय लीला भंसाली की भी सर कलम करेगा उसे 10 करोड़ मिलेगा। और भाई न्यूज चैनल पे खुल्लम खुल्ला ये हत्या करने की ऑफर दे रहे थे। फिर इसके बाद ये भी बोलने लगे कि लाखों की तादाद में भीड़ जमा होंगे और 1 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। मतलब कोविड के टाइम जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन शटडाउन लगा था ना, उससे 2 साल पहले वो इस मूवी के लिए इंडिया में शटडाउन लागू करना चाहते थे ताकि 1 दिसंबर को कैसे भी करके वो मूवी रिलीज हो ना पाए। और सच में हजारों की भीड़ सड़क पर उतर जाते थे भाई। तो सीवीएफसी वाले भी तो डरेंगे ही, क्योंकि अभी लोग बहुत सेंसिटिव है भाई। अब जब बात आस्था पे आ जाए तो वो किसी को मारने से लेकर भारत बंद करने तक कुछ भी कर सकती है। इसलिए सेंसर बोर्ड ने फिल्म को जल्दी पास नहीं किया। कुछ और इतिहासकारों को बैठा के वो फिल्म दिखाया, कुछ राजघराने के लोग राजपूतों को बैठा के वो फिल्म दिखाया। फिर उसमें कुछ चेंजेस करने बोला, जैसे कि दीपिका पादुकोण की कमर ढकने से लेकर फिल्म का टाइटल पद्मावती से पद्मावत करने तक। हाँ, क्योंकि हम बोल रहे थे ना, पद्मावती की ये स्टोरी मलिक मोहम्मद जैसी की पोएम के बाद फेमस हुआ था और संजय लीला भंसाली भी इसी से इंस्पायर्ड होकर ये मूवी बना रहे थे। तो इसका टाइटल भी उनका पोएम के जैसे पद्मावत रखा गया, ना कि पद्मावती, ताकि लोगों को पता चले कि ये राजपूतों की रियल इतिहास से नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी की पोएम से इंस्पायर्ड होकर बनी है। और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा, जिसके वजह से फिल्म को पोस्टपोन भी करना पड़ा। तो 1 दिसंबर में रिलीज होने वाली ये मूवी अब 25 जनवरी को रिलीज होने वाला था। सब कुछ रेडी हो गया था, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी इस फिल्म को लेकर विरोध उतना ही था। फिल्म रिलीज तक भाई दंगे हो रहा था, सड़कों पर बसें जलाए जा रहा था, दीपिका और भंसाली के पुतला जलाया जा रहा था और प्रोटेस्ट करने के लिए राजपूत महिलाएं भी तलवार लेकर सड़क पर उतर गई थी। तो थिएटर में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मूवी को रिलीज किया गया। फिर भी कई थिएटरों में दंगा को रोका नहीं जा सका। चलो जैसे तैसे अभी कुछ इलाकों में तो ये मूवी रिलीज हो गया, पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कुछ स्टेट्स में अभी भी इस मूवी को बैन किया गया था। तो मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद इतने कंट्रोवर्सी के बाद जाके सभी स्टेट्स में ये फिल्म रिलीज हो पाया और उसके बाद का आप सबको पता है मूवी ब्लॉकबस्टर हुआ। और हो भी क्यों ना भाई, इतने शिद्दत से जो भंसाली ने इस मूवी को बनाया था, एक एक फ्रेम भाई देखने लायक है। और डिटेलिंग का तो क्या बताए, वैसे छोटे छोटे डिटेल्स इसमें शायद बहुत होंगे, पर हमने जो नोटिस किया बड़ा वाला कुछ देखा जाए तो सबसे पहले ओब्लिटरेटिंग हिस्ट्री। मूवी का फर्स्ट 20-22 मिनट के बाद देखना, मंगोलों को एक बार दिल्ली पर हमला करते हुए दिखाया गया, जिनसे कि अलाउद्दीन लड़ाई करने जाता है और उन्हें हराकर जीत के भी आता है। ये लड़ाई उस टाइम का था जब जलालुद्दीन खिलजी नया नया दिल्ली का सुल्तान बने थे, लेकिन खिलजी सल्तनत के टाइम मंगोलों का ये पहला और आखिरी हमला नहीं था। इसके बाद भी कई बार मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया, जिसके बारे में कि इस मूवी में दिखाया नहीं है। खिलजी सल्तनत के टाइम दूसरी बार मंगोलों ने हमला 1297 में किया, जब अलाउद्दीन जलालुद्दीन को मारकर खुद दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। पर इस टाइम वो पहले के जैसे खुद मंगोलों से लड़ने नहीं गया था। इस बार वो अपना सेनापति जफर खान को भेज दिया था। तो जफर खान भी इस बार अलाउद्दीन के जैसे मंगोलों को हराकर वापस आ गया था, जिस जीत के बाद की चारों तरफ जफर खान की भी जय जयकार होने लगा। तो अलाउद्दीन को ये बात हजम नहीं हो रहा था। वो जफर खान को बंगाल भेजने के बारे में सोच रहा था कि 1299 में मंगोलों ने फिर से इनके ऊपर हमला करने आ गए। तो अलाउद्दीन जफर खान को और बंगाल नहीं भेजा, मंगोलों से लड़ने के लिए उसे रणभूमि में ले गया। लेकिन क्योंकि इस लड़ाई का तैयारी के लिए अलाउद्दीन के पास टाइम नहीं था, तो उसने हुक्म दिया था कि उसके इजाजत के बिना कोई भी इनके साइड से पहले हमला नहीं करेगा, जब तक कि पहले मंगोल हमला नहीं करते या इनके पास अपने बाकी लोगों से मदद नहीं आ जाता, तब तक इन्हें इंतजार करना था। लेकिन जिस साइड में जफर खान को रखा गया था, उस साइड के सेनापति हिजला खान ने एक प्लान बनाया और अपने पोजीशन से पीछे हटने की नाटक किया, जिस वजह से जफर खान अलाउद्दीन के परमिशन के बिना उनके ऊपर अटैक करने चला गया और उनके जाल में फंस गया। वो लोग थोड़े दूर पीछे जाने के बाद रुक गए और जब जफर खान अलाउद्दीन की पूरी सेना से दूर हो गया तो वो लोग जफर खान को चारों तरफ से घेर लिए। लेकिन जफर खान था एक ऐसा योद्धा जो पहले भी मंगोलों को हरा चुका था, तो यहाँ उसके पास बहुत कम फौज होते हुए भी उसने ऐसी तबाही मचाई कि अलाउद्दीन के सिर्फ एक योद्धा का साहस देखकर सारे मंगोल पीछे हट गए। अब यहाँ लड़ते हुए जफर खान तो मर गया, लेकिन उसी के वजह से इतना बड़ा जीत यहाँ अलाउद्दीन को मिला। पर अलाउद्दीन इसके लिए जफर खान को कोई शाबाशी नहीं दी, बल्कि जफर खान के इस लड़ाई के साथ उसका बाकी जितना लड़ाई में भी एक अच्छा खासा रोल था, उन सबको भी उनका शाही दस्तावेजों से मिटा दी, या कहे जफर खान का इतिहास ही मिटा दी, क्योंकि उस लड़ाई के टाइम जफर खान ने अलाउद्दीन के इजाजत के बिना पहले ही हमला कर दी। पर यह सब तो एक बहाना है भाई। असल में अलाउद्दीन जफर खान की एक के बाद एक जीत देखकर जलता था और अपने शासन
शासनकाल का इतिहास में वो सिर्फ वही रखना चाहता था जिसमें सिर्फ उसी का जित उल्लेख हो। इतिहास के कुछ दस्तावेज हैं जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं, हम उसे सजा दे रहे हैं। हाँ, तो ये उसी का रेफरेंस था जो दर्शा रहा था कि कैसे अगर कोई बात अलाउद्दीन को पसंद ना आए तो वो उसे इतिहास से ही मिटा देता था। हम चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। तो भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रानी पद्मिनी की मौजूदगी की भी इसने इतिहास ही मिटा दी हो? क्योंकि जब इतिहास में उसके बारे में ऐसा लिखा जाता है कि पद्मावती के लिए उसने 8 महीने तक चित्तौड़गढ़ किले के सामने पहरा देता रहा और राजपूतों की शाखा और जौहर के बाद आखिर में जब उसने चित्तौड़गढ़ को जीत भी लिया तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि इसे देखा जाए तो ये उसका एक बहुत बड़ा हार भी था। तो क्या वो इसे अपना एक हार के बारे में इतिहास में लिखित को रखना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। शायद इसीलिए भी उसने पद्मावती से रिलेटेड सारी बातें इतिहास से मिटा दी हो, जिस वजह से इतिहासकारों को रानी पद्मिनी के प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मिलता और बोला जाता है कि अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ पर पद्मावती के लिए नहीं, राजनीति के लिए अटैक किया था और रानी पद्मावती की कहानी सिर्फ एक लोक कथा है, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। असली इतिहास को मिटा दिया गया है, जिसका रेफरेंस कि ये भी हो सकता है। ऐसा हमें लगता है, ये हमारा थ्योरी है, पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, शाका। तलवार से जो कोई भी लड़ाई करती है देखना, उन सबके पास एक शीत, म्यान या कई आसान शब्द में तलवार का कवर होता है जिसमें वो अपना तलवार को रखती है और युद्ध के समय आते ही उसमें से तलवार निकालकर दुश्मन से लड़ाई करती है और लड़ाई के बाद वापस उसमें वो अपना तलवार को रख देती है। लेकिन ये शीत को लड़ाई से पहले कुछ लोग फेंक भी देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो सामने वाले से बिल्कुल नहीं डरती और चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटने वाली, इसीलिए वो शीत को फेंक देती है। पर इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग और भी है, जहाँ उस कैरेक्टर या योद्धा को पता होता है कि ये जो वार है वो जितना नामुमकिन है और वो उसका आखिरी लड़ाई होने वाला है, वहाँ वो मरने वाला है, तो आज के बाद इस शीत को वो और कभी यूज कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो शीत को फेंक देता है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 एपिसोड 9 में आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मिल जाएगा। जॉन स्नो भी यही करता हुआ दिखाई देता है, तो वही डिटेलिंग हमें यहाँ भी देखने मिल जाता है। अब क्योंकि राजपूत योद्धा यहाँ शाका करने का फैसला कर चुके हैं और शाका क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए यहाँ रावल रतन सिंह भी उनका तलवार की शीत को फेंकते हुए दिख जाते हैं। नेक्स्ट, सती हैंड प्रिंट। अब रावल रतन सिंह जो हैंड प्रिंट देते हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन महिलाओं को लेकर बोला जाता है कि जौहर से पहले महिलाएं अपने हाथ के निशान दीवारों पर छोड़ जाती थी, जिससे कि सती हैंड प्रिंट्स कहा जाता है और इसे एक तरह का पवित्र चिन्ह भी माना जाता है। ये निशान को उन महिलाओं के अंतिम स्मृति के रूप में देखे जाते हैं जिन्होंने जौहर के समय अपना बलिदान दिया। ऐसा माना जाता है कि ये निशान उन महिलाओं के श्रद्धा और बलिदान का प्रतीक है, इसीलिए जहाँ जहाँ भी जौहर हुआ था उन सारे जगहों पर हमें ये निशान दिख जाते हैं। और देखना उसी का रेफरेंस में पद्मावत में भी जौहर के टाइम हमें ये निशान दिख जाते हैं। पहले इतिहास मिटाना, फिर शाका और उसके बाद जौहर भी। मैं कसके डिटेलिंग लेवल आप देख रहे हो, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो वो कहीं भी गलत नहीं थे। वो उनके इतिहास को समझते हुए, उनके परंपराओं को समझते हुए, उनका मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, उनका भावनाओं का सम्मान करते हुए या कहीं उनकी पहचान को सार्थक रूप से प्रस्तुत करते हुए इस फिल्म को बनाया था। इसलिए सभी लोगों के साथ राजपूतों के द्वारा भी रिलीज के बाद इस फिल्म को पसंद किया गया। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बाजीराव मस्तानी के साथ थोड़ा इधर उधर कर दिए थे, तो उसी वजह से पद्मावती की टाइटल अनाउंस करते ही और वो ड्रीम सीक्वेंस वाले अफवाह सामने आते ही राजपूत समझने लगे कि वो इस बार भी ऑडियंस के लिए इसमें कुछ फेर बदल करेंगे और उनका इतिहास में माल मसाला डालकर तोड़ मरोड़ कर दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा उन्होंने राजपूतों को शौर्य और मर्यादा के साथ दिखाया था। और देखा जाए तो वो बाजीराव मस्तानी के टाइम भी गलत नहीं थे। अब उसका टाइटल के ऊपर देखो, द लव स्टोरी ऑफ ए वॉरियर लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। मतलब इसमें वो बाजीराव के वॉरियर साइड नहीं, लव स्टोरी साइड दिखाना चाहते थे, लेकिन लोग तब भी नहीं समझे और अब भी नहीं। भाई सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से ये कंट्रोवर्सी इतना बड़ा हो गया था कि मीडिया वालों से लेकर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, आम जनता, राजपूत महिला और तो पॉलिटिशियन तक भी इस कंट्रोवर्सी में उतर गए थे और भारत बंद करने तक की भी नौबत आने वाली थी। किसी मूवी को लेकर इतना लंबा और बड़ा कंट्रोवर्सी इंडियन सिनेमा में आज तक कभी हुआ था क्या? इसलिए हमने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो तो बनता है भाई, और आप लोगों के लिए हमने इसे बना लिया। अब बताओ क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर हाँ तो तब आपका रिएक्शन क्या था, और नहीं तो इसे लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। भाई इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी ये दिखाना चाहते हो तो उनके साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।